So, hello class. From this class, we are going to start a new chapter, which is dual nature of radiations and matter. So, anyone of you know the meaning of dual? Yeah, double. Dual यानी कि आपने किसी को कहते सुना होगा dual faced personality. यानी कि कोई आपका फ्रेंड जो आपके सामने अच्छा है और पीछे आपकी बुराई करता है, so he has two faces. So anything that shows two nature, that is called as dual. So हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि dual nature of radiations. Radiations मतलब light, ठीक है? तो अब एक्चुअली जब ये चीजें डिस्कवर हो रही थी तो देयर वाज ऑलवेज अ कंफ्यूजन कि जो लाइट है, जो रेडिएशंस हैं, उनका जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है या वेव नेचर होता है. सो लाइक कुछ फिनोमेना थे जो खाली पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते हुए एक्सप्लेन किए जा सकते हैं और कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो कि हम वेव नेचर को कंसीडर करते हुए एक्सप्लेन किए जा सकते हैं. सो देयर वाज ऑलवेज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अमंग द साइंटिस्ट्स. सो फॉर एग्जांपल आपने ऑप्टिक्स में जो वेव ऑप्टिक्स कवर किया है, सो उसमें हम जो भी चीजें पढ़ते थे लाइक इंटरफेरेंस एंड एवरीथिंग, सो वो हम वेव नेचर कंसीडर करते हुए ही एक्सप्लेन कर सकते हैं उस चीजों को, राइट? सो और वैसे ही जो डुअल नेचर है लाइट का, वो एक पार्टिकल नेचर है कि जो लाइट आती है वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स आती है. पार्टिकल्स यानी कि फोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. तो लाइक जो सन से भी अगर हमारी रेडिएशंस आ रही हैं, सो वी कैन से द इफ वी कंसीडर द पार्टिकल नेचर कि वो पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स आ रही हैं, एनर्जी के पैकेट्स में, राइट? और दूसरा हमारा हो गया वेव नेचर, जो कि हमने लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सबको कंसीडर करते हुए एक्सप्लेन किया. एंड दूसरी चीज है यहाँ पे मैटर. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड एज मैटर. सो तो यहाँ पे जो आपको जो भी चीजें दिख रही हैं वो सब मैटर है. दिस टाइल्स, दिस बॉटल, दिस डस्टर, एवरीथिंग इज अ मैटर. सो वैसे मैटर के भी दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर. सो अब हम इस चैप्टर के अंदर अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सुना होगा आपने इसके बारे में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इन द चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर. सो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आप लोगों ने सुना है इससे पहले इसके बारे में कुछ? ओके, सो वी विल बी स्टडीइंग दिस टॉपिक. सबसे पहले जो इसके अंदर हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स. आप क्या जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स के बारे में? चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स से ये मूव करता है, नेगेटिव चार्ज होता है पर यस, राइट. सो मेटल्स में व्हाट आर मेटल्स नोन फॉर? मेटल्स आर नोन फॉर प्रोवाइडिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दे आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन. सो मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? क्यों होते हैं? बिकॉज जो उनकी आउटर शेल्स के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस उन पे बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाता है, इसीलिए वो लूजली बाउंडेड होते हैं और इसीलिए थोड़ी सी एनर्जी देने पे भी वो फ्री हो जाते हैं. एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड दोस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच वी नो, ठीक है? सो ये जो सपोज हम यहाँ पे मेटल बॉडी लेते हैं, सपोज हमारा कोई मेटल है, ठीक है? इसके अंदर आपके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, कोई मुझे डेंसिटी बता सकते हैं कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल और कंडक्टर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन द एरिया. नो, आई मीन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम. In metals there are nearly 10 to the power 28 free electrons per meter cube. यानी कि अगर आप इतनी वॉल्यूम कंसीडर करो 1 मीटर क्यूब, तो आपको उसमें 10 to the power 28 free electrons मिल जाएंगे, which is very huge. So that's why metals are the best conductors of electricity, and we know that, ठीक है? So इन जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बिकॉज लूजली बाउंडेड होते हैं अपने अपने न्यूक्लियस से, सो इसलिए ये फ्रीली मेटल की बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है? अब सपोज हम ये इलेक्ट्रॉन्स को चाहते हैं कि ये मेटल की बॉडी से बाहर निकल जाए, सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी कुछ, ताकि ये अपने मेटल से निकल पाए. अगर सपोज अपने ही दम पे यानी कि अपनी एनर्जी के बेसिस पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ना चाहता है तो
क्या होगा, अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर ये चाहते हैं कि मैं इस मेटल बॉडी से बाहर निकल जाऊं, तो उस समय होता क्या है कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन मेटल बॉडी से बाहर निकलेगा, ये अपना नेगेटिव चार्ज अपने साथ लेके जाएगा, बिकॉज वो तो उसका नेचर है ना। सो अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल बॉडी से बाहर निकला, तो वैसे ही तुरंत इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, और इसलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने दम पे इस सरफेस को या मेटल बॉडी को नहीं छोड़ पाता। इज दैट क्लियर? सो अब अगर हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मेटल सरफेस को छोड़ दे, मेटल की बॉडी को छोड़ दे, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है? सो ये चीज हो गई। अब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो कितनी एनर्जी दें इसको, ये हर मेटल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है? सो ये मेटल की नेचर पे डिपेंड करती है कि उसे कितनी एनर्जी दी जाए कि उसके फ्री इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस को यानी उसकी बॉडी को छोड़ के बाहर चले जाए, ठीक है? और कम से कम एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मेटल फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू लीव इट्स सरफेस इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन, ठीक है? तो आप फर्स्ट हेडिंग लिखिए वेव फंक्शन, सॉरी वर्क फंक्शन। जो बेसिक फंडा था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एनर्जी क्यों देनी पड़ती है हमें इलेक्ट्रॉन्स को, उसका मेटल जो बॉडी जो है वो छोड़ने के लिए। सो हम लिखते हैं व्हाट इज वर्क फंक्शन, ठीक है? सो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग एंड प्लीज साइमल्टेनियसली मेक द नोट्स एज वेल, ठीक है? So work function, the minimum amount of energy required by an electron या required by a free electron, you can write, to just escape the metal surface, to just escape the metal surface is called वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। समझ आ गई आपको? ठीक है। अब वर्क फंक्शन के बारे में थोड़ी सी चीजें डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो जो वर्क फंक्शन है वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा? मेटल। सो लिखिए आप द वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन पॉइंट नंबर 2 करके लिखते हैं, ठीक है? एंड व्हेनेवर यू आर मेकिंग नोट्स, ट्राई कि आप उसको पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि पॉइंट्स में चीजों को मेमोराइज करना, रिमेंबर करना आसान होता है, राइट? सो द वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द मेटल, एंड द सेकंड इज कंडीशंस ऑफ इट्स सरफेस। जो उसके सरफेस की कंडीशंस हैं उसपे भी डिपेंड करेगा कि हम इसे कितनी एनर्जी दें ताकि ये अपने सरफेस से बाहर आ सके, राइट? समझ गए ये दो पॉइंट्स? ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। साफ सी बात है कि जितनी, अब मान लीजिए हम कोई ऐसा मेटल लेते हैं फॉर एग्जांपल सीजियम। सीजियम जो होता है उसका जो वर्क फंक्शन होता है वो सबसे लो होता है, क्योंकि आप देखेंगे उसे 1A ग्रुप है वो सबसे लास्ट में आता है, तो उसकी वैलेंस शेल जो होती है वो बहुत दूर हो जाती है, तो इसलिए न्यूक्लियस उसमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाता है, इसीलिए वो थोड़ी सी एनर्जी देने पे भी इनका काम बन जाता है और ये अपने सरफेस से बाहर निकल आते हैं, ठीक है? सो वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, ठीक है? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज डिनोटेड बाय W0 और phi naught। हम ये दो नोटेशंस यूज करेंगे वर्क फंक्शन को डिनोट करने के लिए, राइट? अच्छा, वर्क फंक्शन की यूनिट क्या होनी चाहिए? जूल, राइट? क्यों? क्योंकि वो तो एनर्जी है ना जो हमें देनी पड़ेगी, एनर्जी की यूनिट हम जानते हैं जूल होती है। सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेजर्ड इन जूल। अच्छा, एनर्जी की एक यूनिट और होती है विच इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुना है इसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा ईमेल यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैन एनीवन डिफाइन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? The number of charge required to raise the 1 volt. ना, नो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट
आप इसकी भी डेफिनेशन लिखना बिकॉज बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने नहीं लिखी तो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, ये इनिशियली रेस्ट पे है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, अगर हम ये उतनी काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर देते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, ठीक है, अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर देते हैं तो जो 1 वोल्ट की, ठीक है, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है उसे हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एक बार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन लिख लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी gained by an electron when accelerated through a potential difference of 1 volt। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा के अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया जाए तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सो कंडीशन इज कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होना चाहिए, तब जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, राइट। सो ये चीज हो गई। एंड किसी भी मेटल के लिए वर्क फंक्शन होना चाहिए, वो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। सो प्लीज राइट इट। फॉर अ मेटल लो वर्क फंक्शन इज डिजायरेबल। क्यों कम होना चाहिए? बिकॉज जितनी एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी, अच्छा है ना, हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे। एंड मेटल्स का काम क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करना। अगर वो वही नहीं कर पा रहा तो फिर काहे का मेटल, ये काहे का कंडक्टर, है ना। सो कम से कम एनर्जी देने पे जो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे, फ्री कर दे, वो अच्छा एक मेटल माना जाता है, ठीक है। सो फॉर अ मेटल लो वर्क फंक्शन इज डिजायरेबल। अब देखो क्या होता है, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच क्या रिलेशन होती है। हमने क्या पढ़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय अ इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, राइट। सो जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, आपने अगर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, हम सब जानते हैं 11th क्लास में, अगर आपको याद हो। सो अब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है इक्वल टू व्हाट होगी? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? QB होता है, राइट। सो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? QB हो जाएगी, ठीक है। अब Q कितना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.602 × 10⁻⁹ ये हम जानते हैं। सो मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की E से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और V कितना है हमारा यहाँ पे? 1 वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। एंड दिस इज इन जूल। सो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻⁹ जूल। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? सो अभी तक हमने ये समझ लिया कि मेटल होता है, मेटल का कुछ वर्क फंक्शन होता है जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय दैट मेटल टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स, वो होती है, ठीक है। ये हमने समझ लिया अभी तक। अब अगर हमें इसको रिलीज करना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमें सरफेस से बाहर निकालना है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी फिर, जो कि इक्वल टू होगी वर्क फंक्शन के बराबर। और वर्क फंक्शन की खाली उतनी एनर्जी है कि ये इस फ्री इलेक्ट्रॉन को इसके सरफेस पे ले आए, ठीक है। मेटल बॉडी से फ्री होकर अपनी सरफेस पे आ जाए, वर्क फंक्शन खाली उतनी एनर्जी है, ठीक है। अगर हम ज्यादा देंगे तो और अच्छी बात है, और अच्छे से इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। सो वो जो अब मान लीजिए, चलो हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अब जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वर्क फंक्शन की जो बराबर है, ये कैसे दी जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये एनर्जी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ आई एम राइटिंग डाउन द मेथड्स। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको एक इंट्रो दे देता हूँ कि एनर्जी कैसे आती है। सो जो हमारा फर्स्ट मेथड है, आप एक हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रॉन एमिशन। So what is electron emission?
द फिनोमिना ऑफ, लिख लीजिए, द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the metal surface is called as electron emission. ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एमिशन. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन? द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एमिशन. सो फॉर द, एक और लाइन लिख लीजिए, नेक्स्ट लाइन करिए, फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, for the emission of electrons, the energy required is supplied through following methods. मैं खाली नाम लिख के आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको इनके बारे में डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज, आप खाली नाम लिख लेना इसके. First one is fermionic emission. ठीक है, तो इसमें क्या होता है fermionic emission में? हम इस मेटल को हीट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अगर जब हम इसे हीट करेंगे इस मेटल को, तो क्या होगा? थर्मल एनर्जी मिलेगी अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, और एनर्जी मिलेगी तो उनकी एनर्जी जो है वो बहुत फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी, एंड इसीलिए वो अपने मेटल सरफेस को आराम से छोड़ सकते हैं, वो लीव कर सकते हैं. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड. और जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं सरफेस से, हम उन्हें कहते हैं थर्मियन्स. ठीक है, या उन्हें थर्मो इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जा सकता है. तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया थर्मियोनिक एमिशन, जिसमें हम मेटल बॉडी को हीट करते हैं. एज अ रिजल्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन द थर्मल एनर्जी, दे गेन द सफिशिएंट थर्मल एनर्जी टू लिबरेट फ्रॉम द मेटल सरफेस. ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया. एंड द सेकंड वन इज, कैसे होना चाहिए सेकंड? सेकंड है फील्ड एमिशन. अब इसमें क्या होता है, ये तो लिख लिया होगा आपने. अब इसमें क्या होता है, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड सब्जेक्ट करते हैं इस मेटल बॉडी के थ्रू. फॉर एग्जांपल यहाँ दिया आपका पॉजिटिव प्लेट होगी एंड ये आपकी नेगेटिव प्लेट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से वहां होगी, वहां से यहाँ होगी, यहाँ से ऐसे होगी ना, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है. तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई. हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि जो इसका डायरेक्ट ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट फ्री इलेक्ट्रॉन से बाहर आने लगते हैं. ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड मेथड, इसे कहते हैं हम फील्ड एमिशन. ठीक है, एंड एक हमारा थर्ड है सेकेंडरी एमिशन. अब सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, लेट मी राइट दिस. अब सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस को हिट करते हैं. अब जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस को हिट करते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज सम ऑफ देयर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल. सो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ पे होता है, एंड एज अ रिजल्ट the energy of the free electrons present inside the metal becomes greater than the work function of the metal, and they can liberate from the metal surface. Right? ये हो गया हमारा तीसरा तरीका, इसे कहते हैं सेकेंडरी एमिशन. एंड जो इस प्रोसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं मेटल सरफेस से, उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फोर्थ वन इज हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें डिटेल में पढ़ना है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है, हम इस मेटल सरफेस पे किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करते हैं. ठीक है, जब इस पे हम किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तब इस लाइट से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं, एंड
मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं. So this is known as photoelectronic emission, and the free electrons released in this process are called as photoelectrons. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन्स कोई फ्लो की वजह से हमें पता है करंट होता है. सो द करंट दैट इज जनरेटेड ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक करंट. थोड़ा बहुत क्लियर हो गया. ठीक है. तो इन मेथड से नाम लिख लो आप लोग एंड देन वी विल स्टार्ट इन डिटेल फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये लिख लिया आप लोगों ने. ठीक है. सो नाउ राइट डाउन द हेडिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. The definition is the phenomenon of emission of electrons. The phenomena of emission of electrons from the metal surface when light of suitable frequency is incident on it is called photoelectric emission. Sorry, photoelectric effect. Phenomena है इनको. So the phenomenon of emission of electrons from the metal surface when a light of suitable frequency is incident on it is called as photoelectric effect. समझ आ गई definition? I hope that's clear to you, right? So in the next point, right, the electrons emitted by the metal surface are called photoelectrons, and the electric current constituted by photoelectrons is called as photoelectric current. अब हम इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. डेफिनेशन तो आप सबको क्लियर हो गई होगी. ठीक है. अब जो ये फिनोमेना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये एक्सप्लेन किया जाता है बाय कंसीडरिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. वेव नेचर ऑफ लाइट यूज करके हम इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. अच्छा, कैन यू नेम मी एनी अदर फिनोमेना दैट इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, वो फिनोमेना भी हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव नेचर से नहीं कर सकते. ठीक है. सो एज अ बोर्ड में पूछ सकता है आपसे कि नेम्स द फिनोमेना व्हिच इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बेस्ट एग्जांपल है ही, और दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. ठीक है. सो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये फिनोमेना एक्चुअली में वो कैसे रहा है. ठीक है. तो जो रेडिएशंस है यानी कि जो लाइट है, अच्छा ठीक है, ये जो लाइट है इस मेटल सरफेस पे गिरती है आके. ठीक है. अब ये जो लाइट है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स होती है. ठीक है. पार्टिकल्स यानी कि एनर्जी पैकेट्स, क्वांटा, जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आपको एक दो चीजें हैं फोटॉन्स के बारे में तो जान लेनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एट अ टाइम एक फोटोन खाली एक फ्री इलेक्ट्रॉन से ही कोलाइड कर सकता है. वो दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड नहीं कर सकता, मतलब दो से एक बार में कोलाइड नहीं कर सकता. एट अ टाइम खाली एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ उसका कोलिजन होता है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकंड पॉइंट इज कि फोटोन के पास जो भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी उस फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है. ठीक है. तो ये दो चीजें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए फोटॉन्स के बारे में. अब जब ये लाइट रेडिएशंस यानी कि लाइट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स यानी कि फोटॉन्स इस मेटल सरफेस पे गिरते हैं, तब वो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे. अब कोलाइड करने के बाद जितनी भी उनकी एनर्जी होती है वो सारी की सारी फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाती है. कितनी एनर्जी होती है उनके पास, फोटॉन के पास, एक फोटॉन के पास कितनी एनर्जी होती है? E is equal to hc/λ. ठीक है. अभी हम लिखेंगे ये सब. तो एक फोटॉन के पास इतनी एनर्जी होती है. यहाँ पे h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 × 10⁻⁻34. ठीक है. ये h की वैल्यू होती है.
जो कि आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है पता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केवी स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 9। ये सब वैल्यूज पता है आपको याद होनी चाहिए, दे विल बी वेरी हेल्पफुल इन द एग्जाम। अब मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसमें आप फोर्स फाइंड आउट कर रहे हो बिटवीन द टू चार्जेस, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into q1 q2 upon r स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का आप सॉल्व थोड़ी करके बैठोगे वहां पे, तो इसकी पूरी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए व्हिच इज 9 into 10 to the power 9। सो आप 9 into 10 to the power 9 लिखोगे, ठीक है? उसके आगे अपना q1 q2 upon r स्क्वायर ऐसे करके कंटिन्यू कर दो। फिर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को सॉल्व करने में बैठ जाना, ठीक है? ये चीज होगी आपकी। सो यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ अ फोटोन है, हर फोटोन की जो एनर्जी होती है वो डेफिनेट होती है, उसका मोमेंटम भी डेफिनेट होता है, ठीक है? अब एनर्जी फोटोन के पास कितनी होती है? इट इज गिवन एज hc/λ। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमें पता है। c इज स्पीड ऑफ लाइट, वो भी हमें पता है कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है? सो जो एनर्जी ऑफ अ फोटोन है वो उसकी लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है? अच्छा, आपने एक चीज और पढ़ी होगी, एक फॉर्मूला v इज इक्वल टू लैम्डा f, या ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा मीन। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ऐसे और करके लिखो, ठीक है? अब यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है आपको फोटोन के बारे में, वो है कि जो फोटॉन्स है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करते हैं, ठीक है? अगर मैं ये फॉर्मूला फोटोन के लगाना चाहूँ तो v कितना हो जाएगा? c, ठीक है? लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी व्हिच इज mu। तो यहाँ पे अगर हम c/λ को क्या लिख सकते हैं? mu लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा h mu। एंड ये दोनों रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। E is equal to hc/λ is equal to h mu। ये हो गई आपकी एनर्जी ऑफ द फोटोन। सो इलेक्ट्रॉन को भी कितनी ट्रांसफर होगी? यही ट्रांसफर होगी, बिकॉज़ पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है? तो ये चीज होती है। अब जब ये लाइट जब ये फोटोन इस फ्री इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे मेटल सरफेस पे, तो पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। अब ये एनर्जी वर्क फंक्शन जो है मेटल का उससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर कम हुई तो फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो पाएंगे, एंड अगर बराबर हो गई तो रिलीज हो जाएंगे। वर्क फंक्शन के बराबर हो गई अगर ये एनर्जी तो रिलीज हो जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। सॉरी, हाँ, सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस तक आ जाएंगे। एक्चुअली आइडियल केस में आ जाएंगे, बट अगर हम प्रैक्टिकली सोचिए, स्ट्रिक्टली अगर हम बात करें तो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ये तो उल्टी बात हो गई ना। मैंने कहा था कि वर्क फंक्शन के इक्वल अगर एनर्जी दोगे तो आ जाएंगे, एंड अगर अब मैं बोल रहा हूँ कि वर्क फंक्शन के बराबर भी अगर एनर्जी हो गई तो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो खाली 1 या 2, 5, 10 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, करोड़ों से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इनके बीच कोलिजन्स होते हैं बहुत ज्यादा रैंडमली, ठीक है? तो अब मान लो इस फोटोन ने फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर की, राइट? अब ये एनर्जी हो सकता है कि कोलिजन्स में वेस्ट हो जाए, दैट इज पॉसिबल। सो हम ऐसा बिल्कुल स्ट्रिक्टली होकर नहीं कह सकते कि इफ द एनर्जी इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, इफ यू हैव गिवन इट, आई एम यूजिंग दस्टर। सो अगर आपने उतनी एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ ही जाएगा। आइडियल केस में आ जाएगा, अगर कोलिजन वगैरह नहीं होते, कोई इसमें एनर्जी लॉस वगैरह नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस के बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो हम थोड़ी थोड़ी चीजें लिख लेते हैं, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? ये भी टाइम होने वाला है। सो आप थोड़ी बहुत चीजें फोटोन्स के बारे में लिख लीजिए, ठीक है? सबसे पहले, एंड इसको बॉक्स में बना के लिख देना, बिकॉज ये क्वांटिटी से थोड़ा अलग है, जो नॉलेज है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? सो लिखिए, ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी, ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम गिवन एज
एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा इज इक्वल टू hν। अगर आप F यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इसके नीचे करके लिखिएगा वेयर h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 लिख लीजिए ब्रैकेट में, उसमें 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, यूनिट इसकी जूल सेकेंड। नीचे c is equal to स्पीड ऑफ लाइट, ब्रैकेट में लिख लीजिए 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगर आपको याद है। लैम्डा इज फास्ट तो नहीं होना, फास्ट तो नहीं होना। लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट and mu is equal to frequency of light। सो जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे या फिर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, ठीक है। एंड मोमेंट, आप नीचे करके लिखते हैं ना, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा, ये मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब ये फॉर्मूले कहां से आए हैं कहां से नहीं आए हैं दैट डजंट मैटर, ठीक है, ये फॉर्मूले एज इट इज यूज हो गए। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया एनर्जी ऑफ मतलब फोटोन के बारे में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोटोन के बारे में। व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस, व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस, इट ट्रांसफर्स all its energy to the free electron। It transfers all its energy to the free electron, ठीक है। अगर एक लिखना चाहते हो तो एक लिख लीजिए, at a time a photon can collide with only one free electron। सो जब अब इनका जब स्ट्राइक करते हैं फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन से तो सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, ठीक है। नाउ देयर आर फॉलोइंग 3 केसेस, राइट। अब हमारे पास 3 केसेस हो जाते हैं।